हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा ओम्स लॉ के बारे में। हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में भी पढ़ा। तो आइए आज हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो सीखते हैं। चलिए, आपको मालूम है रेजिस्टेंस होता है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। वहीं रेजिस्टिविटी क्या होता है? मटेरियल एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। मींस रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी है पूरे कंडक्टर की एज अ होल, वेयर एज रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है जो मटेरियल की एबिलिटी है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर हम दो वायर ले लें, एक कॉपर का और एक एल्यूमिनियम का, तो मैंने आपको बताया था अगर उनकी लेंथ सेम हो, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो, तब भी उनकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी, बिकॉज रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या है? कांस्टेंट। इट इज डिनोटेड बाय रो। इसको किससे डिनोट करते हैं? रो से। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हमने पहले पढ़ा था, ओम होती है। Similarly, SI unit of resistivity is ohm meter। मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था पिछले वीडियो में। फिर मैंने अभी आपको बताया कि रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट, मींस इट डज नॉट डिपेंड्स on the length of conductor or area of cross section। मीन्स केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पर। उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी केवल मटेरियल पर डिपेंड करेगी, एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी। जबकि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर एज अ होल। ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर एज अ होल मीन्स ये लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में आई होप जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा। जैसे कि हमें पता है कि कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी और इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कैसी होगी? लो, जबकि इंसुलेटर्स की और एलॉयज की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होगी। जितने भी हीटिंग डिवाइस होते हैं, जैसे कि टोस्टर, जैसे कि आयरन, इन सब के अंदर हम एलॉयज यूज करते हैं और उन सब का रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टिविटी होती है उन सब की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा टेम्परेचर पर भी हीटअप नहीं होते और बर्न नहीं होते। सो इंसुलेटर्स एंड alloys have high resistivity। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे कि एलॉय टंगस्टन is used in electric bulbs। उसके फिलामेंट में हम उसको यूज करते हैं। ओके, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत हाई है। बिफोर स्टडिंग सर्किट डायग्राम, हम रेजिस्टर के बारे में जानते हैं। ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। जैसे कि रेजिस्टर क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो लिमिट कर देता है
करंट के फ्लो को। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घरों में टीवी होता है, हम लोग फैन यूज करते हैं, बल्ब यूज करते हैं, इन सब में क्या है? रेजिस्टर। ठीक है। सो डिवाइस विच लिमिट और कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट आर कॉल्ड रेजिस्टर। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया बल्ब, फैन एक्सेट्रा। ठीक है, टीवी एक्सेट्रा, तो ये सब हो सकते हैं। अब हम सर्किट डायग्राम की हेल्प से स्टडी करते हैं कि रेजिस्टेंसेस को किस तरह से हम सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। When two or more resistors are connected end to end, then they are said to be in series. सीरीज कॉम्बिनेशन में दो या उससे ज्यादा रेजिस्टर्स को हम एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये रेजिस्टर R1 है, ये रेजिस्टर R2 है और ये रेजिस्टर R3 है। इन तीनों को हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। इस कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके बाद ये मेटेलिक वायर है, ये की है, ये सोर्स ऑफ बैटरी, सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे हम कहते हैं बैटरी। आपको पता है इसे हमने क्यों यूज किया? टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। और ये एमीटर है। ऑलवेज रिमेंबर, एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव की तरफ और एमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव की तरफ। अब ध्यान से देखो, इस सर्किट के अंदर जो करंट है वो कहां से कहां फ्लो करेगा? ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस पूरे सर्किट के अंदर केवल एक ही पाथ है जिसके अलोंग करंट फ्लो करेगा। इसलिए हर एक रेजिस्टर के अंदर, चाहे वो R1 है, चाहे वो R2 है, चाहे वो R3 है, करंट विल रिमेन्स द सेम। सबके पास कितना करंट होगा? I। अब हम यहाँ पर एक वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्टेज। अगर हमें R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है तो वो होगी V1, R2 के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है तो वो होगी V2, और R3 के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालनी है तो वो होगी V3, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। मींस टोटल पोटेंशियल के इक्वल होगा potential of R1, potential of R2 and potential of R3. So we know according to Ohm's law, in this circuit current is constant, that is I. पूरे सर्किट में क्या करंट है? I. Now V1 is the potential difference across R1, V2 is the potential difference across R2 and V3 is the potential difference across R3. Ohm's law हमें बताता है कि V is equal to IR. मीन्स यहाँ पर हमें पता चलता है V is equal to V1 plus V2 plus V3, यानी sum of potential difference across R1, sum of potential difference across R2 and sum of potential difference across R3. This is equal to the total potential difference. अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V is equal to IR है, तो यहाँ पर V1 कितना हो जाएगा? I R1, V2 हो जाएगा I R2, V3 हो जाएगा I R3। क्लियर? अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं V1 की, V2 की और V3 की। देन वी विल गेट व्हाट वी विल गेट? V is equal to I R1 plus I R2 plus I R3. As we know, V is equal to IR, so put IR
यहाँ से I कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस। सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होता है अलग अलग रेजिस्टर्स का, वो कंबाइन हो जाता है और बढ़ जाता है। अगर हम सीरीज में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं मीन्स दे विल ऑफर हाई रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा हमारे घर में जब फंक्शन होता है, दिवाली होती है, तब हम लोग झालर यूज करते हैं जिसमें बल्ब लगे रहते हैं। उसके अंदर हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ लेट अस स्टडी रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर को हम दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिए इस बात पर पहले हमने पढ़ा था जब हमने रेजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट किया तो हमने उसे कहा था सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मैं बात कर रही हूँ दो पॉइंट्स के बीच में। अगर एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, इन दो पॉइंट के बीच में अगर मैं रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर रही हूँ तो इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। When two or more resistors are connected between two points, then this connection is called parallel. So, in parallel, हम तीन रेजिस्टर्स ले लेते हैं। सपोज ये रेजिस्टर R1 है, दूसरा रेजिस्टर हमने पैरेलल में लगाया R2 है, तीसरा रेजिस्टर हमने पैरेलल में लगाया R3 है। सर्किट डायग्राम में यहां पर हमने एमीटर लगाया, यहां पर हमने बैटरी लगाया पोटेंशियल डिफरेंस सेट करने के लिए, ये की है। ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब आपको मालूम है कि करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। सपोज करंट I फ्लो कर रहा है अक्रॉस दीज रेजिस्टर्स, तो यहां पर इस पॉइंट पर आकर, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पर आकर ये करंट I ब्रेक हो जाएगा। यानी कुछ करंट R1 में जाएगा, कुछ करंट R2 में जाएगा, कुछ करंट R3 में जाएगा। सपोज इसमें करंट I1 गया, इसके अंदर I2 गया और यहां पर आकर ये करंट I3 हो जाता है। मींस यहां पर जो बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर किया, उस पोटेंशियल डिफरेंस ने जो करंट क्रिएट किया, वो करंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर ब्रेक हो गया और हर एक रेजिस्टर के अंदर अलग अलग करंट गया। यहाँ पर अगर ये रेजिस्टर R1 है तो उसमें करंट I1 हो गया, ये रेजिस्टर R2 है तो उसमें करंट I2 हो गया, ये रेजिस्टर R3 है तो उसमें करंट I3 हो गया। मीन्स I is equal to I1 plus I2 plus I3. Okay, and according to Ohm's law, V is equal to IR. Therefore, यहाँ पूरे में पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम है कितना है? V कांस्टेंट है, so I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2, I3 is equal to V upon R3.
Now put all these values of I1, I2 and I3 in equation number 1. इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं. Then what we will get? I is equal to, we know what is I. इससे derive कर सकते हो. I is equal to V upon R. So V upon R is equal to V upon R1, that is equal to I1, plus I2 will become, I2 क्या हो जाएगा? V upon R2. समझ में आ रहा है? उसके बाद I3 क्या हो जाएगा? I3 देखो V upon R3. Is it clear? अब सब में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में देखिए V कॉमन है. So what we will get? 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. फॉर्मूले से आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज लेस देन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज. मीन्स अगर हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो वहां पर रेजिस्टेंस, अगर हमने सीरीज में कंबाइन किया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल में कंबाइन किया तो वहां पर रेजिस्टेंस लो हो जाएगा. तो इस तरह से आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं ये सीखा. अब अगर हमें बात करनी है अपने घर में हम लोग कौन से कनेक्शंस यूज करते हैं, सीरीज के पैरेलल, आपको मालूम होना चाहिए हम अपने घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, क्योंकि जिस डिवाइस को ज़्यादा करंट चाहिए उसको ज़्यादा करंट मिल सके, जिस डिवाइस को कम करंट चाहिए उसको कम करंट मिल सके. आपको मालूम है एसी को ज़्यादा करंट चाहिए, फैन को थोड़ा कम करंट चाहिए, तो इक्वली जितना करंट की रिक्वायरमेंट है उतनी करंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें वहाँ पर उन डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट करना होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में. इज इट क्लियर? हम अपने घरों में अप्लायंसेस को पैरेलल में इसलिए भी कनेक्ट करते हैं क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के रिस्पेक्ट में पैरेलल कॉम्बिनेशन ज़्यादा एडवांटेजियस है. इसके कुछ एप्लीकेशंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. जैसे कि अगर हम घर में जो डिफरेंट अप्लायंसेस हैं उनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो करंट का अगर ब्रेकेज कहीं पर एक जगह एक सर्किट में हो गया तो वहाँ पर पूरा का पूरा सर्किट हमारा फेलियर हो जाएगा. अगर हम चाहते हैं कि जितना जिस अप्लायंस का करंट रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उस अप्लायंस को करंट मिल सके तो हमें हमारे घरों में जो करंट प्रोवाइड करना है अलग अलग अप्लायंसेस के लिए, उसके लिए हमें उनको पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए. ठीक है. सो इसकी क्या एडवांटेज है? If one resistor in series fails, then whole circuit will break. मीन्स पूरा का पूरा सर्किट हमारा खराब हो जाएगा. जैसे कि झालर में मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो बताए थे वो कैसे कनेक्ट किए जाते हैं? सीरीज में. तो अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो सारी की सारी झालर आपकी बेकार हो जाएगी, बंद हो जाएगी. और अगर हमें घर में कनेक्शन करना है कि वो अच्छे से चल सके, हर एक अप्लायंस के अकॉर्डिंग उसको करंट मिल सके, तो हमें उसको कैसे कनेक्ट करना चाहिए? पैरेलल में. फैन की करंट की रिक्वायरमेंट कम होती है, एसी की करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको अगर हमें करंट प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, पैरेलल कॉम्बिनेशन की एडवांटेज के बारे में ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन. मैंने आपको बताया कि घर में जो अप्लायंस हैं उन सब की एनर्जी रिक्वायरमेंट, करंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है.
तो उस करंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि वो इक्वल अमाउंट ऑफ करंट, जितना उनको ज़रूरत है उतना करंट उनको मिल पाए, तो हमें उनको पैरेलल में ही कनेक्ट करना चाहिए, सीरीज में नहीं। क्योंकि सीरीज में अगर एक रेजिस्टर फेल हो गया तो पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है, जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होगा। अब पढ़ेंगे हम हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट्स के बारे में। तो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या होता है? पिछली वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था, कंडक्टर का डायग्राम बनाकर, आपको याद होगा। देखो, मान लेते हैं ये एक मेटालिक वायर है, एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर आपको पता है फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर मूव करते हैं? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। अगर हम चाहते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करें, मींस फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा? हमें एक डिवाइस लगाना होगा जिसे हम कहते हैं बैटरी। और ये बैटरी यहाँ पर क्या ऑफर करेगी? इसको पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, ऑलवेज रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं करते तब तक करंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे, मान लीजिए हम इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये मूव करना शुरू करेगा। याद आ रहा है कुछ आपको? मैंने आपको बताया था एक रोड है, उसमें बहुत सारे व्हीकल्स हैं, वो आपस में कोलाइड भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसके रास्ते में, इसकी पाथ में बहुत सारे एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जिनसे वो टकराएगा। और जब वो टकराएगा यानी कोलिजन होगा, तो उस कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। मींस जब इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। इसलिए जिस डिवाइस के अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है उसके अंदर हीट भी होती है, और इसको क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये हीट क्या है? इसको हम डिनोट करते हैं H से। इट इज अ form of energy। और आपको मालूम है एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क। यहां पर वर्क किसने किया? बैटरी ने किया। क्या वर्क किया? बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस ऐड किया। तो आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V is equal to work done to move a charge। याद आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में हमने ये सब पढ़ा था। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं? E की जगह हम लिख देंगे हीट एनर्जी यानी H, और W की जगह हम क्या लिख सकते हैं? W is equal to V upon Q। What we will get? V up। तो हमें पता है V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? वर्क डन टू मूव अ चार्ज, W अपॉन Q। और अगर हमें निकालना है W, तो W क्या होगा? W is equal to V into Q। Put this value here, H is equal to V into Q। So हमारे पास एक फॉर्मूला ये आ गया, क्या कैलकुलेट करने? हीट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब हमें पता है करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मीन्स I is equal to Q upon T। तो यहां पर Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q is equal to IT। Put Q is equal to IT in इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको पुट कर देते हैं। ठीक है,
हो गया H इज इक्वल टू, एक दूसरा फॉर्मूला आ गया हमारे पास, H इज इक्वल टू VIT। तो अभी तक हमने हीट के दो फॉर्मूले पढ़े, H इज इक्वल टू VQ एंड H इज इक्वल टू VIT। अगेन हमें ओम्स लॉ भी याद होना चाहिए। ओम्स लॉ हमें क्या बताता है? V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। तो if we put, since V is equal to IR, if we put this value of V here, then what we will get? H is equal to, put V is equal to IR according to Ohm's law. याद है ना? Ohm's law. By putting this value, what you will get? IR into IT. I का स्क्वायर हो जाएगा, बेस सेम होती है, पावर ऐड हो जाती है, यानी I स्क्वायर RT। सो हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए। ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला आ गया, किसको कैलकुलेट करने के लिए? हीट। जिन भी अप्लायंसेस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उन अप्लायंसेस के अंदर हीटिंग इफेक्ट की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस भी होता है। तो वो जो हीट डिसिपिएट हुई सराउंडिंग्स में, जो हीट रिलीज हुई सराउंडिंग्स में, उस हीट को कैलकुलेट करने के लिए हम तीन फॉर्मूलेज यूज कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, हमें जो वैल्यूज दी होंगी उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर हमें V और Q दिया है तो हम H इज इक्वल टू V को फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर हमें V, I और T दिया है तो हम H इज इक्वल टू VIT फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और हमारे पास अगर I भी है, R भी है और T भी है, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला की बहुत इंपॉर्टेंस है फिजिक्स के अंदर। ये कहलाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। So let us now study Joule's law of heating. According to Joule's law of heating, ये इसका mathematical expression है, H is equal to I square RT, where H is heat produced in a resistor and I is current flowing through that resistor and R is the resistance and T is the time for which current is flowing. Here, heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current. First point. Heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current. Heat produced in a resistor is directly proportional to the resistance, and heat produced is directly proportional to the time for which current is flowing across a conductor or resistor. जैसा कि हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, किसी भी डिवाइस के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है। ऑल्दो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, इससे लॉस तो हो रहा है एनर्जी का, लेकिन इसके एप्लीकेशंस भी हैं। जैसे हम हमारे घर में बल्ब यूज़ करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है आपने देखा होगा उसके अंदर ग्लास का एक एपरेटस होता है और उसके अंदर एक फिलामेंट होता है। कैसा दिखता है? देखो कुछ कुछ ऐसा। तो ये टंगस्टन से बना हुआ फिलामेंट होता है। अब ये टंगस्टन से ही क्यों बनाया गया? बिकॉज ये एक ऐसा एलॉय है जिसकी बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी है।
क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। जब पावर सप्लाई की जाती है बल्ब को, तो जितनी पावर बल्ब को सप्लाई होती है उसका मैक्सिमम पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है और उसका बहुत थोड़ा सा पार्ट लाइट में कन्वर्ट होता है। इसलिए हम घर में बल्ब के कंपैरिजन में ट्यूबलाइट प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में, और बहुत थोड़ा सा पार्ट इसकी पावर का किस में कन्वर्ट हुआ, लाइट में। अब इसको हमने, जो फिलामेंट है इसको हमने सेपरेट कर दिया, यहाँ पर हमने इसका एक आउटर पार्टीशन बना दिया, यहाँ पर फिल करते हैं हम इनएक्टिव नाइट्रोजन गैस या फिर आर्गन गैस। कौन सी गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है 1 मार्क्स में, तो प्लीज नोट डाउन। यहाँ पर कौन सी गैस होती है, इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन। ठीक है, 2 गैस हो सकती है, दोनों में से कोई भी गैस हो सकती है, चाहे तो वो नाइट्रोजन हो चाहे वो आर्गन हो। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये फिलामेंट जो है इलेक्ट्रिक बल्ब का, ये किससे बना है, ये टंगस्टन से बना है। और टंगस्टन से क्यों बनाया है हमने, क्योंकि ये एक ऐसा एलॉय है जिसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत ज्यादा है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज की। घर में आपने देखा होगा किसी भी तरह के हैजार्ड से अगर हम सेफ्टी डिवाइस के रूप में अपनी इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करना चाहते हैं, मींस उसमें कोई भी सर्किट ब्रेक ना हो, शॉर्ट सर्किटिंग ना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूज वायर लगाते हैं। बेसिकली जो फ्यूज वायर होता है उसमें हम एलॉय यूज करते हैं कॉपर का, लेड का और टिन का। अब ये क्या करता है, ये अनड्यू करंट जो फ्लो कर रहा होता है किसी भी सर्किट में, जिससे कि कोई हैजार्ड हो सकता है, जिससे कोई नुकसान हो सकता है, जिससे कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, ये उसको रोकता है। किससे बना होता है ये इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज बना होता है एलॉय से। वो एलॉय किसका हो सकता है, एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। आइए हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि पावर क्या होता है। यू ऑल नो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना है, तो इलेक्ट्रिक पावर में जो वर्क है वो आपको मालूम है, वो वर्क कौन करता है, वो वर्क करेगी बैटरी या सेल। सर्किट के अंदर जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं या सेल को कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या सेट कर देती है, वहां पर एक डिफरेंस। उस डिफरेंस को क्या कहते हैं, याद आ रहा है, उस डिफरेंस को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके रेस्पेक्ट में भी हमें मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, चार्ज को मूव करने के लिए वर्क करता है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तब आप जब इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ोगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो लीजिए अब स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। इट इज डिनोटेड बाय P। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मींस वर्क डन अपॉन टाइम, वेयर W is work done. Just now we have discussed what is work done, T is time. Okay, वर्क डन कौन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस कौन सेट कर रहा है, चार्ज को मूव करने के लिए काम कौन कर रहा है, चार्ज को मूव करने के लिए काम बैटरी कर रही है। और बैटरी कैसे कर रही है ये काम, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर कर, क्रिएट कर कर ये काम कर रही है। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम W की जगह क्या पुट कर सकते हैं, सिंस वी नो दैट V इज इक्वल टू W अपॉन Q, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, W is equal to VQ. So we will put the value here. P is equal to VQ upon T.
ऑल्सो वी नो, क्या पता है हमें, Q किसके बराबर होता है, जो चार्ज है वो इक्वल होता है IT के, ठीक है। तो हम यहाँ पर Q इज इक्वल टू IT पुट कर देते हैं। ऑल्सो Q इज इक्वल टू IT, I क्या है, करंट, और T आपको मालूम है टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने Q इज इक्वल टू IT पुट कर दिया, P इज इक्वल टू VIT अपॉन T। हम किसको किससे कट कर सकते हैं, देखिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो T है ये कॉमन है, इसको हमने कट कर दिया। देन वी गेट P इज इक्वल टू VI। हाँ जी, अब इस फॉर्मूले में देखिए बहुत ध्यान से, आपको V नजर आ रहा है, हमने एक लॉ पढ़ा है ओम्स लॉ। उस ओम्स लॉ में हमने डिस्कस किया था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया था तो वी गॉट V इज इक्वल टू IR। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या मालूम है हमें, V इज इक्वल टू IR। पुट दिस वैल्यू ऑफ V इन दिस इक्वेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, इट इम्प्लाइज, क्या मिल जाएगा हमें से, P इज इक्वल टू IR इंटू I। इसका मतलब P इज इक्वल टू I इंटू I क्या होता है, स्क्वायर R। So we got a formula P is equal to I square R। अब बात करते हैं SI यूनिट की। इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट होती है वॉट। प्रीवियसली हमने बहुत सारी चीजों में निकाला, 1 कूलाम हमने डिस्कस किया, 1 वोल्ट हमने डिस्कस किया। ऐसे ही अगर हमें पावर को डिस्कस करना है, 1 वॉट को डिस्कस करना है, तो हम 1 वॉट कैसे लिख सकते हैं, जस्ट बिफोर इट हमने एक फॉर्मूला निकाला था जिसमें हमने डिस्कस किया था P इज इक्वल टू VI, ठीक है। तो पावर 1 वॉट कब होगी, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट, और करंट कितना हो, 1 एम्पियर। मींस 1 वॉट when 1 ampere of current flows through a circuit having potential difference of 1 volt, then power is said to be of 1 watt। पावर 1 watt कब होगी, जब 1 एम्पेयर करंट फ्लो करे किसी भी सर्किट में, और करंट कब फ्लो करता है, जब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हो, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट। सो व्हेन 1 एम्पेयर ऑफ करंट flows through a circuit having potential difference of 1 volt, then electric power is said to be 1 watt। अब हम दूसरी यूनिट डिस्कस करते हैं। वॉट एक यूनिट हमने डिस्कस कर ली, इसके अलावा कुछ और भी यूनिट्स हो सकती हैं, जैसे कि मेगावाट, जैसे कि गीगावाट, जैसे कि किलोवाट। तो हम 1 बाय 1 इन यूनिट्स को भी डिस्कस करते हैं। सो वॉट के अलावा जो यूनिट्स हैं वो क्या क्या है, 1 किलोवाट यानी 10 to the power 3 वॉट, ठीक है। किलो मतलब 1000,
ठीक है। इसके बाद मेगावाट यानी 10 to the power 6 watt, गीगावाट मीन्स 10 to the power 9 watt। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर कॉमर्शियल यूनिट नहीं है, ये कॉमर्शियल यूनिट से अलग है। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर। अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जिसके लिए हम बिल पे करते हैं, उसके लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो है किलोवाट आवर। अभी हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर की। वो क्या है? 1 HP। HP का मतलब हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ये वैल्यू लर्न कर लीजिए। 1 horse power is equal to 746 watt. Now let us discuss commercial unit of power. So, commercial unit of power क्या होती है? किलोवाट आवर। अब देखो, किलोवाट आपको मालूम है 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। कैलकुलेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। एंड आर को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड? 60 सेकेंड। ठीक है, तो 60 इंटू 60 यहां पर कर देंगे। कैलकुलेट जब आप करोगे तो यू विल गेट 36, हाउ मेनी जीरोस? 1 2 3 4 5। ओके, एंड यूनिट विल बी वॉट सेकेंड। यूनिट क्या आएगी? वॉट सेकेंड। और ये वैल्यू एनसीईआरटी में लिखी हुई है 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट सेकेंड। और वॉट सेकेंड को आप और क्या कह सकते हो? जूल। यानी आप इसको 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट सेकेंड भी कह सकते हो, पावर को 1 किलोवाट आवर को, या फिर आप 1 किलोवाट आवर को 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स भी कह सकते हो। क्लियर? तो दोबारा देख लीजिए, प्रैक्टिकल यूनिट और कॉमर्शियल यूनिट में क्या डिफरेंस होता है। प्रैक्टिकल यूनिट बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, जैसे आपकी कार है, उसके इंजन की अगर हमें पावर बतानी है तो उस पावर को हम किस में एक्सप्रेस करेंगे? हॉर्स पावर में। ठीक है, और जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, अगर हमें उसकी पावर मेजर करनी है तो उसकी पावर को हम किस में मेजर करेंगे? किलोवाट आवर में। सो दिस इज द क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर and commercial unit of power, or you can say the difference between 1 horsepower and 1 kilowatt hour. I think it is clear. तो अब बात करते हैं हम आपके मीटर में आने वाली रीडिंग की। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं, उसमें यूनिट्स आती हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको इजी फॉर्मूला बता रही हूँ। नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम consumed by an electrical appliance। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला वॉट इंटू आवर्स अपॉन 1000।
इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अब लास्ट में कंक्लूड करते हैं हम चैप्टर को। क्या इलेक्ट्रॉन्स किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर ऑलरेडी कंज्यूम हो जाते हैं? नो। क्यों नहीं होते? बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए या इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पे करना पड़ता है, क्योंकि वहीं से हमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो एनर्जी यूज की जाती है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर। आपका फैन है, आपका टीवी है, आपका एसी है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे घर में होते हैं, उन सब के लिए अगर हम उनको रन करना चाहते हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना ज़रूरी है। उसके लिए हमें एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसको कि हम पे करते हैं। तो ध्यान दीजिए इस बात पर कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सर्किट के अंदर या अप्लायंस के अंदर ऑलरेडी कंज्यूम नहीं होते। क्लियर? सो आज के इस सेशन के साथ हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपकी कोई इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन को हिट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।